बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत में एक विशाल राज्य था जिसका नाम सुखनगरी था। इस राज्य का राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह अपने न्याय, दया और धर्मप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। उसकी प्रजा उसे बहुत प्यार करती थी क्योंकि राजा सदैव जनता की भलाई के लिए काम करता था। राजा का महल सुनहरे पत्थरों और चांदी की कलाकृतियों से बना हुआ था। चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें, भीतर में बाग बगीचे, सब कुछ देखकर लगता था मानो स्वर्ग का कोई टुकड़ा धरती पर उतर आया हो। लेकिन राजा के मन में एक चिंता रहती थी। मेरे बाद इस राज्य का सही वारिस कौन होगा? उसका एक ही बेटा था, राजकुमार आदित्य। आदित्य स्वभाव से सरल और दयालु था, किंतु राजा को लगता था कि केवल राजवंश में जन्म लेने से कोई योग्य शासक नहीं बन सकता। उसे जनता की कठिनाइयों को समझना होगा, उनके बीच रहना होगा और सही निर्णय लेने की कला आनी चाहिए। यही सोचकर राजा ने निश्चय किया कि समय आने से पहले वह अपने पुत्र की परीक्षा अवश्य लेगा। एक दिन राजा ने दरबार में घोषणा की, आदित्य, आज से तुम्हें जनता के बीच जाना होगा और उनकी समस्याएं समझनी होंगी। मैं तुम्हें राजकोष से कुछ सोने के सिक्के देता हूँ। देखना चाहता हूँ कि तुम इनका क्या उपयोग करते हो। राजकुमार आदित्य उन सिक्कों को लेकर नगर की ओर चला। रास्ते में उसने देखा कि कई गरीब किसान अपने बच्चों के लिए भोजन का प्रबंध करने में असमर्थ थे। कुछ विधवाएं आंसू बहा रही थीं और कुछ वृद्ध भिक्षा मांग रहे थे। आदित्य का हृदय पसीज गया। उसने सिक्कों का बड़ा हिस्सा भूखे बच्चों और विधवाओं को बांट दिया। शेष धन से उसने अनाज खरीदा और गरीबों में वितरित कराया। जब वह दरबार में लौटा तो राजा ने पूछा, बेटा, तुमने धन का क्या किया? आदित्य ने विनम्र होकर कहा, पिताजी, प्रजा ही हमारा परिवार है। यदि वे भूखे हैं तो मेरा सोना किसी काम का नहीं। मैंने सबको बांट दिया। राजा ने मुस्कराकर कहा। तुमने पहली परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। कुछ दिन बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा कि राजकुमार की अगली परीक्षा लेनी है। नगर में जानबूझकर एक विवाद खड़ा किया गया। दो व्यापारी दरबार में आए। एक ने कहा, महाराज, यह मोती का हार मेरा है। दूसरे व्यापारी ने इसे मुझसे चुरा लिया है। दूसरा व्यापारी बोला, नहीं, यह हार तो मेरी पत्नी का है। इस पर मेरा पूरा अधिकार है। राजा ने यह मामला राजकुमार को सौंप दिया। आदित्य ने दोनों की बातें सुनी। फिर उसने हार को अपने हाथ में लिया और बोला, इस हार को पानी से भरे पात्र में डालो। क्या तुम समुद्र किनारे रहते हो? जैसे ही हार पानी में डाला गया, पानी पर हल्का सा तेल तैरने लगा। आदित्य ने समझ लिया कि हार असली मोती का है और असली मोती केवल समुद्र से लाने वाला व्यापारी ही ला सकता है। तभी आदित्य ने निर्णय सुनाया, ये हार पहले व्यापारी का है। न्याय यही है कि जिसे असली अधिकार हो उसे ही वस्तु मिले। सभा में सब दंग रह गए। राजा ने गर्व से कहा, तुमने न्याय की परीक्षा भी पार कर ली। राजा ने तीसरी बार पुत्र की परीक्षा लेने की सोची। उसने कहा, राजकुमार, अब तुम्हें अपने साहस का परिचय देना होगा। राज्य की सीमा पर डाकुओं का आतंक बढ़ रहा है। क्या तुम उनका सामना कर सकोगे? आदित्य ने बिना देर किए अपनी सेना संग प्रस्थान किया। डाकू बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन आदित्य ने अपनी बुद्धि और साहस से एक योजना बनाई। उसने सेना को दो भागों में बांटा। एक दल सामने से आक्रमण करने लगा और दूसरा दल पीछे से। अचानक हुए इस घेरे ने डाकुओं को भ्रमित कर दिया और वे हार गए। राजकुमार ने न केवल डाकुओं को हराया, बल्कि उन्हें समझाया भी कि यदि वे सही रास्ते पर चले तो राज्य उनकी मदद करेगा। कुछ डाकुओं ने आत्मसमर्पण कर दिया और मेहनत मजदूरी करके जीवन बिताने लगे। राजा को ये सुनकर अपार खुशी हुई। उसने कहा, सच्चा शासक वही है जो दुश्मन को भी मित्र बना ले। राजा ने अंतिम परीक्षा की योजना बनाई। उसने राजकुमार को एक दिन बुलाकर कहा, आदित्य, यदि तुम्हें राज्य और प्रजा के सुख के लिए अपना सुख आराम त्यागना पड़े तो क्या तुम करोगे? आदित्य ने सिर झुकाकर कहा, हाँ पिताजी, मेरे लिए जनता का सुख ही सर्वोपरि है। राजा ने उसकी बात पर विश्वास करने के लिए एक कठिन परिस्थिति उत्पन्न की। राज्य में अचानक महामारी फैल गई। लोग बीमार होने लगे। राजकुमार ने अपने महल का आराम छोड़कर दिन रात बीमारों की सेवा करनी शुरू कर दी। उसने चिकित्सकों की टोली बनाई, दवाइयां वितरित करवाई और स्वयं बीमारों के पास जाकर उनका हाल पूछा। उसके परिश्रम से धीरे धीरे महामारी कम होने लगी और प्रजा को राहत मिली। जब सभी परीक्षाएं समाप्त हुई, राजा ने पूरे दरबार के सामने घोषणा की,
आज मैं ये देख चुका हूँ कि मेरा पुत्र आदित्य प्रजा के दुख दर्द को समझ सकता है, न्याय कर सकता है, साहस दिखा सकता है और त्याग कर सकता है। इससे बड़ी परीक्षा और क्या होगी। आज से वह मेरे उत्तराधिकारी के रूप में घोषित किया जाता है। सारा दरबार राजकुमार आदित्य की जय हो के नारों से गूंज उठा। राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह ने जब आदित्य को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया तो पूरे राज्य में हर्षोल्लास का माहौल बन गया। मंदिरों में घंटियां बजीं, घर घर दीपक जलाए गए और गलियों में फूलों की वर्षा की गई। राजकुमार आदित्य का राजतिलक समारोह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। पंडितों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। जनता दूर दूर से अपने भावी राजा को देखने आई। राजतिलक के बाद आदित्य ने जनता से वचन लिया, हे मेरे प्यारे प्रजाजन, मैं आपके सुख दुख में सदा साथ रहूंगा। आपके लिए ही मेरा जीवन है। मैं वादा करता हूँ कि अन्याय और अत्याचार को इस धरती पर पनपने नहीं दूंगा। लोगों ने हर्ष से कहा। आदित्य ने राजतिलक के तुरंत बाद महल में बंद रहकर शासन करने की बजाय सीधे जनता के बीच जाना शुरू किया। वो नगर की गलियों में घूमता, किसानों के खेतों में जाता और मजदूरों से बातें करता। एक रात जब वो नगर की सीमा पर पहुंचा तो देखा कि कुछ गरीब मजदूर ठंड में कांप रहे हैं। उन्होंने महीनों से पूरा वेतन नहीं पाया था। आदित्य ने तुरंत उपाय किया और दोषी अधिकारी को दंडित किया। मजदूरों को उचित वेतन मिला और उनके चेहरे पर खुशी लौट आई। राजा वीरेंद्र प्रताप ये सब देखकर संतोष से भर उठे। उन्होंने मन ही मन कहा, अब मुझे अपने राज्य के भविष्य की चिंता नहीं रही। आदित्य न केवल योग्य शासक है बल्कि सच्चा सेवक भी है। समय बीतने के साथ आदित्य एक आदर्श शासक सिद्ध हुआ। उसके राज में सुखनगरी समृद्ध हुई, प्रजा खुशहाल रही और पड़ोसी राज्य भी उसकी प्रशंसा करने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि एक राजा या नेता केवल नाम से नहीं बनता। उसे दया, न्याय, साहस और त्याग, इन 4 गुणों को अपनाना पड़ता है। सच्चा शासक वही है जो अपने लोगों को परिवार समझे और उनके लिए हर बलिदान देने को तैयार हो।